नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 5 शहर 5 खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां पहली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां बीजेपी की जीत के बाद अब मुख्यमंत्री को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है, जिसको लेकर अब बीजेपी ने नियुक्त पर्यवेक्षक के नाम जारी कर दिए हैं। वहीं दूसरी खबर झारखंड से है, जहां कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के घर से कार्यालयों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की, जहां इस दौरान 300 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद हुई है। तीसरी खबर की बात करेंगे, जो कि मथुरा से है। साइन बोर्ड के गठन पर फिर से सुनवाई शुरू हो गई है। बता दें कि गिरिराज पर्वत के पर्यावरण संरक्षण और आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए साइन बोर्ड के गठन पर फिर से सुनवाई शुरू हुई है। वहीं चौथी खबर संभाल से है, जहां एक फर्म के मैनेजर को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। वहीं वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वहीं पांचवी खबर बिजनौर से है, जहां शादी समारोह में हर्ष फायरिंग से हड़कंप मच गया, जिसका लाइव वीडियो सामने आया है। और 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है। नतीजों के 5 दिन बाद भी बीजेपी मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई फैसला नहीं ले पाई है। वहीं बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं हरियाणा से मनोहर खट्टर के लक्ष्मण आशा लकड़ा को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम को चुना गया है। ये पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में विधायकों की राय लेंगे। बीजेपी आलाकमान की मुहर के बाद रविवार तक नामों का ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि रविवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है। तो प्रवेशकों के ये नाम है डॉक्टर के लक्ष्मण, मनोहर लाल, सुश्री आशा लकड़ा। ये नाम है प्रवेशकों के, जो कि जाएंगे राज्य में और वहां पे विधायकों से मुलाकात करेंगे। राजनाथ सिंह, श्री विनोद तावड़े, सुश्री सरोज पांडे, और ये नाम जो है वो राजस्थान के लिए मुहर लगी है। तो डॉक्टर के लक्ष्मण, मनोहर लाल, सुश्री आशा लकड़ा का नाम पर्यवेक्षकों का निकल के सामने आया है। तो ये तमाम नाम है जो कि पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। और बता दें कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसी की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। विनोद तावड़े, सुश्री सरोज पांडे का नाम भी राजनाथ सिंह के साथ है और पर्यवेक्षक ये बनाए गए हैं। और बीजेपी पूरी कोशिश करिए कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया जाए। और इसमें मंथन, माथापच्ची लगातार जारी है, के बाद एक बैठक की जा रही है। ओम प्रकाश चंद्राकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, काफी वक्त हो चुका है, अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, क्या सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको मिल पा रही है छत्तीसगढ़ में? देखिए, जिस तरह से पीएम पद को लेके काफी सप्ताह भर पहले से ही कवायद शुरू हो गई, जब से रिजल्ट आया है तब से लेके अब तक सिर्फ अटकलों का बाजार छत्तीसगढ़ के अंदर गर्म है। और भाजपा के सियासी गलियारे में इस बात को लेकर चर्चा है कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का भाजपा के शासन में। तो जाहिर तौर पे कयासों और अफवाहों के बाजारों के बीच में कई नाम सामने आए हैं। लगभग आधा दर्जन से भी ज्यादा नाम जो है, जो संभावित दावेदार हो सकते हैं, उनके नाम सामने आ चुके हैं। और लगातार यही कयास लगाए जा रहे हैं कि इनमें से किसी एक नाम पर मुहर लग सकती है। लेकिन जिस तरह से हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो नाम है वो तय हो चुके हैं और आला कमान ने उस नाम पर अंतिम मुहर लगा दी है। और कल सुबह जो है पर्यवेक्षक का एक जो दल है वो छत्तीसगढ़ आएगा और उसके बाद दोपहर में मीटिंग का दौर शुरू हो रहा है। तो उसके बाद से उस मीटिंग के दौर के बाद से एक सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी कि किनके नाम पर मुहर लगाई जाती है। और विधायकों से पूछा जाएगा, विधायक दल की जो बैठक है उसमें ये पूछा जाएगा कि पार्टी के द्वारा ये नाम तय किए गए हैं, क्या आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है। तो जाहिर तौर पर एक फॉर्मेलिटी जो है वो ही बाकी रह गई है फिलहाल। लेकिन जो नाम है वो तय हो गए हैं और वो नाम ये है कि जो छत्तीसगढ़ में जिसकी
जिसकी दावेदारी तगड़ी कही जा सकती है, वो इसलिए कही जा सकती है क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव होने हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान जो नेता जिसकी जिसकी शाख है और जो वोट दिला सकता है भाजपा को, तो जाहिर तौर पे ऐसे नाम पर मुहर लगेगी और आने वाला समय जो है बड़ा कठिन होगा छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से, इसलिए भी क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में काफी कर्ज है और इस कर्ज के साथ साथ जो बजट मैनेजमेंट में सक्षम हो, ऐसे व्यक्ति का नाम तय किया जा सकता है। तो चंद्राकर जी, ये बताइए कि महिला का नाम तय हुआ है, यानी कि रेणुका का नाम तय हुआ है क्या इसमें? क्योंकि बीजेपी महिला सशक्तिकरण पे काफी जोर दे रही है इन दिनों। देखिए, फिलहाल इसमें यही कहा जा सकता है कि नाम तो दावेदारों के काफी आए हैं, जिसमें गोमती साय का भी नाम है जो सांसद है, रेणुका सिंह का नाम है जो राज्य मंत्री है, केंद्रीय राज्य मंत्री। इसके अलावा लता उसेंडी है जो बस्तर का प्रतिनिधित्व करती है। तो तमाम नाम महिलाओं के भी आए हैं और साथ ही पुरुष राजनेताओं के भी तमाम नाम आए हैं, जिसमें राम विचार नेतान की बात करें, अरुण साव की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की बात करें, तो तमाम नामों के बीच में ये तो तय हो गया है कि फिलहाल इसको हम छत्तीसगढ़ में प्रदेश का मुखिया बनाते हैं। लेकिन फिलहाल अभी ये चीजें अंदर ही है, पार्टी के बाहर, फोरम के बाहर नहीं आई है, ना ही इसकी कोई औपचारिक घोषणा की गई है। इस घोषणा जो है इसकी कल जो बैठक होगी, कल विधायक दल की बैठक होगी, विधायकों से राय मशवरा किया जाएगा। तो इसके बाद जो नाम तय होंगे उन नामों के आधार पर एक पर्टिकुलर एक नेता जो होगा उसका नाम तय किया जाएगा और वो नाम जो है विधायकों के समक्ष रखा जाएगा। विधायक उसमें सहमति असहमति जताएंगे, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। तो संभावना यही जताई जा रही है कि कल देर शाम तक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा। ठीक है ओम प्रकाश जी, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के घर और कार्यालयों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की, जहां इस दौरान 300 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद की जा चुकी है। बरामद नकदी को गिनने के लिए लाई गई मशीनें गिनती करते करते खराब भी हो गई। विभाग को नई मशीनें मंगानी पड़ी, तब गिनती का काम शुरू हो सका। पहले दिन बुधवार को भी 150 करोड़ की गिनती करने के बाद मशीनें खराब हो गई थी, जिसके कारण गिनती करने का काम प्रभावित हुआ। अब आयकर विभाग की ओर से 3 दर्जन मशीनें लाई गई है। तो ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। बता दें कि भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। उसके बाद से बीजेपी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस के खिलाफ। इससे पहले हमने देखा था कि पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि जनता के पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। तो बीजेपी की तरफ से जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। सिद्धार्थनगर, अमरोहा, बिजनौर, बहराइच, बलिया और मैनपुरी, ये वो जगह है जहां पे बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचार कर रही है, भ्रष्टाचारी है और ये इंडिया गठबंधन का पैसा है जो कि बंगाल और बिहार में भेजा जा रहा है एम्बुलेंस के माध्यम से। राकेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, एक बात बताइए कि ये इतना कैश बरामद हुआ है, पहले तो ये कितने जगहों से मिला है और क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पे देखने को मिल रही है? जी, आपको बता दूं कि सिद्धार्थनगर जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो सांसद जगदम्बिका पाल और जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता जो है कलेक्ट्रेट पहुंचे NH 28 पे और वहीं धीरज साहू का पुतला फूका है। वहीं 200 करोड़ की बात कर रहे हैं कि 200 करोड़ उनके आवास पे मिला है, तो उसको लेके ये लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग NH 28 पर पहुंचते हैं और जो है वहां मुर्दाबाद की नारे भी लगाते हैं और उनका पुतला दहन भी करते हैं। तो क्या अभी भी छापेमारी लगातार जारी है या छापेमारी का कार्य पूरा हो चुका है? अभी भी जो है काउंटिंग चल रही है, अभी भी काउंटिंग पूरा नहीं हो पाया है। बाहर से भी मशीनें मंगाई गई हैं, जैसा पता चला कि बाहर से मशीनें भी मंगाई गई है काउंटिंग करने के लिए। इतने भारी मात्रा में जो कि यहाँ पे रुपये बरामद हुए हैं
तो काउंटिंग के लिए बाहर से भी मशीनें मंगाई गई हैं। कुछ मशीनें थी जो खराब हो गई नोट गिनते गिनते, अब फिर भी जो है बाहर से मशीनें मंगाई गई। जानकारी ये भी मिली है कि जेवरात भी प्राप्त हुए हैं आईटी विभाग को। जी बिल्कुल, अब जानकारी भी जो है कि ये पहुंच रहे हैं, लेकिन अब देखने की बात यह है कि इस तरह से जब मामला है कि एक कांग्रेस के नेता के घर इतनी भारी संख्या में करोड़ों रुपया बरामद होता है, 200 करोड़ बताया जा रहा है जिस तरह से, इस तरह से तो ईडी जो छापेमारी कर रही है सही कर रही है कि जो भी इस तरह से पैसे को डंप करके रखे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये पैसों का आंकड़ा बढ़ सकता है। बिल्कुल, अब काउंटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि पैसे का आंकड़ा बढ़ सकता है या घट सकता है, लेकिन जबकि बताया जा रहा है कि मशीनें जो थी वो काउंटिंग करते समय जो है खराब हो गई है, लेकिन फिर भी बाहर से मशीनें मंगाई गई हैं काउंटिंग के लिए। ठीक है राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। मथुरा में साइन बोर्ड के गठन पर फिर से सुनवाई शुरू होगी। बता दें कि गिरिराज पर्वत के पर्यावरण संरक्षण और आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए साइन बोर्ड के गठन फिर से सुनवाई शुरू होगी। बताया जा रहा है कि 22 दिसंबर को एनजीटी दोबारा सुनवाई करेगा, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नाथ द्वार मंदिर बोर्ड को सुनवाई में पक्षकार बना दिया है। मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, ये सुनवाई कब होगी, क्या जानकारी है आपके पास? जी स्वीटी, आपको बता दें कि गोवर्धन क्षेत्र का मामला है। जो गोवर्धन पर्वत है वो गोवर्धन पर्वत जो है उसके पर्यावरण की सुरक्षा और गोवर्धन में तमाम श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए श्राइन बोर्ड के गठन का जो है एक प्रस्ताव आया था। और श्राइन बोर्ड का अगर गठन हो जाता है तो गोवर्धन का जो पर्यावरण के जो पर्वत है उसके लिए, और इस पर जो है लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि इसमें जो है फिर से जो है एनजीटी में इसकी सुनवाई होनी चाहिए, जो सुनवाई 22 दिसंबर को है। 22 दिसंबर को जब इसकी सुनवाई होगी तो देखते हैं कि उसमें क्या फैसला आता है, क्योंकि नाथ द्वारा मंदिर कमेटी को भी जो है इसमें पक्षकार सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया है। इसलिए जो पर्वत का है, जो गोवर्धन परिक्रमा पर्वत है, यहाँ पर लाखों श्रद्धालु जो है परिक्रमा लगाते हैं। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है और यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए और गोवर्धन पर्वत की जो है पर्यावरण को देखते हुए इस पर जो है श्राइन बोर्ड का गठन जो है होना बहुत आवश्यक बताया गया है। इसलिए जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने कहा था कि एनजीटी ने इसको श्राइन बोर्ड के गठन से निकाल दिया है, लेकिन जब वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इसको जो है श्राइन बोर्ड के लिए फिर से एनजीटी में यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इसकी सुनवाई हो, जिसमें उन्होंने 22 तारीख जो है नियत करी है। जी स्वीटी, इससे पहले कब सुनवाई हुई थी और क्या कुछ निकल के सामने आए थे तब फारूक? जी स्वीटी, इससे पहले जब नवंबर में इसकी सुनवाई हुई थी तब नवंबर में इसको श्राइन बोर्ड को जो है एनजीटी ने निकाल दिया था, यानी इसको सुनवाई से अलग कर दिया था। तब पक्षकार जो थे श्राइन बोर्ड के जो गठन को लेकर जो श्राइन बोर्ड चाहता है, तो वो पक्षकार जो है सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में कल इसकी सुनवाई हुई थी और उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया था कि गोवर्धन पर्वत को लेकर इस पर जो है इसके वातावरण को लेकर और तमाम अन्य सुविधाओं को लेकर जो है इस तरह श्राइन बोर्ड का गठन होना जो है जरूरी है, जिसकी एनजीटी में जो है सुनवाई 22 तारीख उन्होंने नियत कर दी। इसमें नाथ द्वार कमेटी मंदिर कमेटी को भी इसमें जो है पक्षकार बना दिया है। श्राइन बोर्ड का गठन तो बहुत जरूरी हो जाता है कि जो भी आवश्यकता अनुसार कार्य होते हैं उसका डिसीजन जो है वो श्राइन बोर्ड ही लेता है। इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या इससे पहले मांग नहीं उठी और उठी है तो कब उठी थी फारूक? ये असल में कुछ जिला प्रशासन की कहिए तो थोड़ी सी ढीला रवैया रहा है, नहीं तो श्राइन बोर्ड का गठन तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। गोवर्धन पर्वत को लेकर जो है श्राइन बोर्ड का गठन तो आवश्यक है। गोवर्धन पर्वत का वातावरण को देखते हुए, गोवर्धन पर्वत की तमाम सुविधाओं को देखते हुए और वहाँ जो परिक्रमार्थी आ रहे हैं उस पर भी श्राइन बोर्ड की जो है आवश्यकता है, उन सबको देखते हुए जो है इसका गठन तो बहुत पहले से हो जाना चाहिए था। लेकिन इसमें जो है थोड़ी ढिलाई के चलते जो है इस पे एनजीटी में सुनवाई नहीं हो सकी
और एक आध बार एनजीटी में सुनवाई हुई तो एनजीटी द्वारा इसको जो है सुनवाई से निकाल दिया गया। तो पक्षकार जो थे वो सारे पक्षकार जो है सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में उन्होंने अपील अपनी करी कि ये श्राइन बोर्ड का गठन गोवर्धन के लिए बहुत ठीक है फारूक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर उत्तर प्रदेश के संभाल जिले से है, जहां एक फर्म के मैनेजर को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। बता दें कि संभल जिले के चंदौसी कोतवाली इलाके में शुक्रवार की देर रात रात्रि घर लौट रहे मेहता फर्म के मैनेजर को गोली मारने की घटना सामने आई है। वहीं वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि पूरे घटना की सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। गंभीर हालत में फर्म के मैनेजर को हायर सेंटर रेफर किया। वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर कार्रवाई करने में जुट गई है। सतीश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सतीश, ये पूरा मामला क्या है? देखिए श्रुति जी, मैं बता दूं कि जनपद संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का मामला है। यहाँ मेहता दो व्यापारी थे, उनका एक मैनेजर है, जो दुकान अपनी जो गोदाम बंद करके घर जा रहा था। तो रास्ते में जाते हुए वहाँ पर जो है उसके पड़ोसी मिला और उनसे 2-4 दिन पहले उनमें आपस में झगड़ा हुआ था किसी दावत के दौरान। तो इसी को लेकर रात जो है उसे गाली गलौज दे रहा था। तो जो मैनेजर ने उससे कहा कि भाई मुझे गाली गलौज क्यों दे रहा है। तो इसी बात को लेकर दो लोगों ने उस पर फायरिंग कर दी। एक सीने में गोली लगी, दूसरी गोली जो है उसके बाजू में घुसती हुई निकल गई, लेकिन उसने धुन काटते हुए वहां से भागने लगा। जो हरिओम नाम का है, तो उसका कहना था कि जो है मेरे गोली लगी। तो इसी बात को लेकर के जो है आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंच गए और जो है जो आरोपी है वो वहां से मौके से फरार हो चुका है। ये बताया जा रहा है कि इनमें कई दिन पहले कोई पुरानी जो है आपस में विवाद हुआ था। इस मामले में हमने सीओ से बात करी। सीओ जो प्रदीप का कहना है कि जो है हमने 4 टीम गठित कर दी गई हैं और जगह जगह छापेमारी की जा रही है। जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी की कर ली जाएगी। जी, कितने दिनों में गिरफ्तारी होगी, कितना और वक्त लगेगा? जी बता दूं, जिस तरह श्रुति जी बात की जाए तो लगातार जैसे आज भी 3 छापेमारी कर रही है, जगह जगह उनके छापेमारी की जा रही है, रिश्तेदारी में छापेमारी की जा रही है। जो भी हैं उनके रिश्तेदारी हैं, जो भी जो आस पड़ोस में जो जहाँ जहाँ उनका उठना बैठना है, तो वहाँ पर लोग जो टीम गठित करके वहाँ पहुँचाई जा रही है। उनसे बहुत जल्दी से की बात कह रहे हैं हम बहुत जल्दी ही इनकी गिरफ्तारी करेंगे। और घर वालों की तहरीर पर जैसे मुकदमा लिखा गया है उसके आधार पर ही बात की जाए तो जो युवक है जिससे गोली लगी है उसका ये कहना था, जब गोली लगी थी तो उसका ये कहना था कि मुझे बचा लो, पहले मैं FIR ये मुकदमा ये बाद में करना। तो उसे आनंद फानंद में जो है हाई सेंटर रेफर किया गया था। जी, ये बताइए, पहले पुलिस को इस बात की कंप्लेंट मिली है? पहले आगाह किया गया था पुलिस को? जी नहीं, ऐसा कोई आपसी इतना बड़ा विवाद नहीं था। सॉरी, आपसी कोई विवाद नहीं था। और जो है छोटा मोटा शादी में गए थे तो आपसी में इनमें झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान जो है इसमें इतना बड़ा उसे उम्मीद भी नहीं थी करियों के लिए कि मेरे जो गोली मार दी जाएगी। तो जैसे सामने सीसीटीवी कैमरों में दिखाई दे रहा है किस तरीके से फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लाइव तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। और जो उसे अंदाजा भी नहीं था, उसने निकाला और फायरिंग चालू कर दी। पहले सीने में गोली मारी, उसके बाद में उसके पीठ पर गोली लगी और 4-5 फायर करते हुए वो वहाँ से आरोपी फरार हो चुका है। लाइसेंसी बंदूक थी? जी नहीं, अभी तो ये नहीं बताया जा रहा कौन सी बंदूक थी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों में जो भी पिस्टन है वो सफा नजर नहीं आ रही है। जो भी है वो तो जांच के विषय, जांच के आधार पर देखने क्या कौन सी बंदूक है, देसी तमंचा है या पिस्टल है कोई। तो क्यों लगातार जैसे फायरिंग की गई है लगातार तो कोई पिस्टल ही नजर आती है। जी ठीक है सतीश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर बिजनौर से है, जहां शादी समारोह में हर्ष फायरिंग से हड़कंप मच गया, जिसका लाइव वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि बारात चढ़त के दौरान युवकों ने नशे में हर्ष फायरिंग की। साथ ही एक व्यक्ति के रोकने पर युवकों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। तभी घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। मामला धामपुर थाना क्षेत्र के निजी रिजॉर्ट का बताया जा रहा है। जहीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जहीर, कोई कार्रवाई हुई है क्या? देखिए, मामला बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर एक चंडीगढ़ से बारात आई थी। बारात में कुछ युवक जो है भूखा है और उन्होंने आकर के वो मेरे जंतर के बांध का लाइसेंस की बंदूक से फायरिंग कर दी। कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे, उसमें एक नूरपुर का भी रहने वाला व्यक्ति था जिसने उनको रोकने का प्रयास किया। तो उल्टा वो बजाय हर्ष फायरिंग रोकने का उसके साथ ही मारपीट करने को उतारू होगा, मारपीट करके उसको नाले में फेंक दिया। उसने पुलिस को तहरीर दे दी है। फिलहाल पुलिस ने जो वीडियो वायरल हुई है उसको संज्ञान लेते हुए
जो लाइसेंसधारी था उसको गिरफ्तार कर लिया है और बंदूक को जब्त कर लिया है। लाइसेंस के निरस्तीकरण की बात की जा रही है। साथ ही जिसने फायरिंग की थी, क्योंकि बंदूक किसी और की थी, फायरिंग कोई और कर रहा था, पुलिस उसकी तलाश में भी जुटी हुई है, क्योंकि वो भी फरार बताया जा रहा है जी। कुल मिला के कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कितनी होनी बाकी है? बिल्कुल, देखिए अभी तक गिरफ्तारी की अगर बात की है तो जिसके नाम लाइसेंस था बंदूक का, सिर्फ पुलिस ने उसको अभी गिरफ्तार किया है, बंदूक को जब्त कर लिया है। साथ ही जिसने फायरिंग की थी वो युवक अभी फरार है और जिन्होंने मारपीट की थी वो अलग मामला है, क्योंकि पुलिस पहले जिसने फायरिंग की थी उसको तलाश में जुटी है और जिसकी बंदूक से फायरिंग हुई थी उसको फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जी। कितनी देर के अंदर पुलिस ने कार्रवाई की है? देखिए पुलिस की अगर बात की है तो जैसे ही वीडियो आज ये वायरल हुआ है तब पुलिस सरकार में आई है, तो उससे पहले तो कहीं ना कहीं पुलिस ऐसे मामलों को दबाने में लगी रहती है, लेकिन जब मामला ऊपर के अधिकारियों में पहुंच जाता है तब पुलिस कहीं एक्शन में आई है। पुलिस ने आज तक गिरफ्तार कर लिया है जी। बताया जा रहा है किसी के साथ मारपीट भी हुई है, तो गंभीर रूप से चोट आई है क्या? बिल्कुल, जिसने हर फायरिंग रोकने का प्रयास किया था उस व्यक्ति के साथ जो अजय कुमार है नूरपुर का बताया जा रहा है, उसके साथ उन लोगों ने मारपीट की थी। फिलहाल उसके चेहरे पर अभी केस दर्ज नहीं हुआ है। ये बताया जा रहा है कि जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसका साफ तौर पर ये कहना था कि जब हर्षवारिक वहाँ पर की जा रही थी तो उसे रोकने का प्रयास किया, तो वो रुके तो नहीं बल्कि उसके साथ ही मारपीट उल्टी होने चल गई। आरोपी का क्या कुछ कहना है? देखिए आरोपी जिसके लाइसेंस था बंदूक का वो फिलहाल पुलिस की हिरासत में है, क्योंकि पुलिस की हिरासत में जब कोई होता है तो उसको कोई बयान नहीं लिया जा सकता है। फिलहाल जिसने फायरिंग की थी वो भी फरार है जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ज़हीर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बसपा सांसद दानिश अली किए गए निलंबित। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण दानिश अली को निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस के साथ खड़े दिख रहे थे दानिश। बसपा ने कई बार दी थी हिदायत, मायावती ने पार्टी से किया है निलंबित। बसपा सांसद है दानिश अली जिनको निलंबित कर दिया गया है। बसपा सांसद दानिश अली निलंबित हो चुके हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित हुए हैं दानिश। कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे दानिश, जिनको निलंबित कर दिया गया है। कई बार चेतावनी हिदायत दी गई थी लेकिन नहीं माने, जिसके बाद से मायावती ने पार्टी से निलंबित कर दिया है दानिश अली को। तो दानिश अली निलंबित हो चुके हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।